दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब जियो फाइनेंशियल ने क्वार्टर फोर की तैयारी कर ली है और इसको लेकर एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक बड़ा और फैसला किया, अपनी कंपनी में जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उसमें 1000 करोड़ के निवेश का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है और साथ में दूसरे और निवेशक भी अपनी तरफ प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। यानी किसी भी तरीके से बिजनेस को और बड़ा बनाने का, ऊंचाइयों पे लेके जाने का प्लानिंग कंपनी कर रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल में कुछ बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है और क्वार्टर फोर की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले साल भर में जियो फाइनेंशियल ने बिजनेस में कई तरह के ऐलान किए, बहुत सारे बिजनेस शुरू करने की तैयारी की है और बहुत सारे शुरू हो चुके हैं। मुकेश अंबानी इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ऑलरेडी निफ्टी 50 का हिस्सा भी बन चुकी है। ऐसे में क्या संभावना पॉजिटिव बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो 25,074 के स्तर पर आज क्लोजिंग थी। आज 63 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.25% की तेज़ी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। तो बाज़ार में तो गिरावट का माहौल था लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आज हमने तेज़ी देखी है। एक और अच्छी बात यह है कि बाज़ार में FI धीरे धीरे फिर लौट के आए। FI अब खरीदार दिखाई दे रहे बाज़ार में। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते तो बाज़ार में फिर एक शानदार तेज़ी की संभावना बन जाएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों के बाद FI बाज़ार में खरीदारी करने लगे। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 227 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.55% की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में 232 तक गया था, तो बाज़ार अगर साथ देता तो आज अच्छी तेज़ी बनती, क्लोजिंग भी अच्छी होती। लेकिन बाज़ार ऊपर के लेवल से नीचे आया जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी। अब अंबानी की कंपनी ने अपनी ही फर्म में निवेश का फैसला किया है। तो देख सकते हो कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपनी ही कंपनी में 1000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है। जियो फाइनेंस सर्विसेज ने गुरुवार को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी यानी सब्सिडीज कंपनी जियो फाइनेंशियल लिमिटेड JFL में करीब 1,73,77,412 इक्विटी शेयरों के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला किया है। इस पूंजी निवेश से JFL के कारोबारी परिचालन को मदद मिलेगी, यानी बिजनेस स्मूथली आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10 रुपये के 8.5 करोड़ इक्विटी शेयरों की सब्सक्रिप्शन लेकर जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में 85 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पूंजी निवेश का उद्देश्य JPBL के कमर्शियल संचालन को समर्थन देना है। इस निवेश के बाद JPBL में जियो फाइनेंशियल की हिस्सेदारी 82.17% से बढ़कर 85.04% हो चुकी है। तो कंपनी लगातार अपनी फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती के साथ साथ अपनी सब्सिडीज कंपनी में भी मजबूती बना रही है, पकड़ बना रही है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। तो ये बहुत शानदार फैसला है। अपनी कंपनी में निवेश करना इस बात का सबूत है कि कंपनी को अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है। इसके अलावा जो बड़ा अचीवमेंट है कि देख सकते हो कि 27 मार्च को यानी गुरुवार को जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि एक बहुत बड़े अचीवमेंट है। इस समय मुकेश अंबानी की दो कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड दोनों ही निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह बना चुके हैं। तो मुकेश अंबानी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इससे वजह से अब देखें आने वाले समय एक फ्रेश नया इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो फंड हाउस है, जो स्पेशली ग्लोबल फंड हाउस है, वो निफ्टी 50 में निवेश करना पसंद करते हैं। वहाँ पे निवेश थोड़ा सुरक्षित होता है। तो जियो फाइनेंशियल में अब वो निवेशक भी आएंगे जो सुरक्षित निवेश की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 का हिस्सा बन चुका है। तो इससे आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव बनी है जियो फाइनेंशियल के लिए। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह भी इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को लेकर बुलिश है और वो शॉर्ट टर्म के लिए इसको पसंद नहीं करे, उनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पसंद है। उसके हिसाब से अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इसमें खरीदारी करना चाहता है तो वो गलत डिसीजन है, क्योंकि यह लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय में ही बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए समय देना होगा।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गौरंग शाह ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एक ऐसे बिजनेस समूह से संबंध रखता है जो अपने मजबूत फंडामेंटल के लिए जाना जाता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अपने नए बिजनेस में प्रवेश करके बड़े स्केल पर एक्सपेंड या विस्तार कर रही है। विस्तार और कंपनी की हालिया घटनाओं का असर आने वाली तिमाही की कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई पड़ सकता है, यानी आने वाले जो क्वार्टर होंगे वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अब और जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, नोटिस के माध्यम से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 की तैयारी कर ली है और इस वजह से कंपनी अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने जा रही है। 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। अब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। तो सेबी का जो रूल्स बना है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कि जैसे रिजल्ट तैयार होता है उसके बाद में ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है, तो इसी के तहत 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। और ये ट्रेडिंग विंडो तो तभी खुल पाएगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगी क्वार्टर 4 का। उसके 48 घंटे के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉयज हो या फिर कंपनी के प्रोमोटर हो, सबके लिए वही रूल्स है। अब वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो ट्रेडिंग तभी कर पाएंगे जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का ये खुलासा कंपनी की तरफ से हो चुका है। अब क्या है रिजल्ट की संभावना, रिजल्ट की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो रेवेन्यू 2020 में 349 करोड़ के आसपास था, 2021 में गिर के 295 करोड़ के आसपास आ गया और 2022 आते ये गिरते हुए 148 करोड़ के आसपास आया और 2023 में मात्र 2 डिजिट में आ गया, 41.63 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। यानी लगातार 4 साल में रेवेन्यू ज़बरदस्त गिरा क्योंकि बिजनेस शुरू होने जा रहे थे। लेकिन अब 2024 में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, रेवेन्यू सीधा 638 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 के मुकाबले तो बहुत ही बड़ा जंप है, लेकिन 2020 से भी कंपेयर करें तो लगभग डबल हुआ रेवेन्यू, यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन। उसी तरह से अगर हम बात करें प्रॉफिट की, 2020 में 229 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में ये गिर के 123 करोड़ के आसपास आ गया। 2022 में प्रॉफिट में फिर वृद्धि हुई और ये 168 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2023 कंपनी के लिए ठीक नहीं रहा। आप देखें 2 डिजिट में आ गया प्रॉफिट भी, 31.25 करोड़ का हल्का सा प्रॉफिट था। लेकिन 2024 में कंपनी ने कमाल ही कर दिया, प्रॉफिट सीधा 382.47 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी प्रॉफिट पिछले 4-5 सालों में सबसे शानदार। और अब तो आप देखें तो कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले कर चुकी है, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं, बिजनेस भी शुरू हुए। तो आने वाला जो क्वार्टर 4 है वो बेहतर होने की उम्मीद है और आने वाले बिजनेस और बढ़ेगा, तो वो जो नए क्वार्टर होंगे वो और भी ज़बरदस्त हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके क्वार्टर 3 की, दिसंबर की, तो रेवेन्यू 426.01 करोड़ का बताया था, जहाँ पे 3.06% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली थी। नेट इनकम 294.78 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 0.33% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी हुई है, 69.2% के आसपास है, जहाँ पे 2.64% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बेहतर है, आने वाले समय उम्मीद की जा सकती है कि और भी बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।